गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास का सिविक्स यानी कि नागरिक देखेंगे, नागरिक शास्त्र को, और उसमें ऑब्जेक्टिव के द्वारा उस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। यानी कि जो इस क्वेश्चन में ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ABCD के रूप में, इनमें से कौन सा कथन है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। ये बात सही है कि लोकतंत्र में जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, इसके कारण सामाजिक जो विभाजन होते हैं उसकी छाया राजनीति पे भी पड़ती है। समाज में कुछ भी होगा, लोकतंत्र में उसका छाया पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि लोकतंत्र लोगों का शासन होता है और उस समाज में लोग रहते हैं, समाज में लोग रहते हैं, यानी कि लोगों के द्वारा ही समाज बना है और ये लोग ही शासन के केंद्र में होते हैं। कौन लोग? लोकतंत्र में ये लोग ही शासन के केंद्र में होते हैं। और ये लोग जब समाज में देखिएगा कि राजनीति का मतलब क्या, वोटिंग होगा, जब वोटिंग होगा तो यही लोग भाग लेंगे। ठीक है, यही लोग भाग लेंगे और ये अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे। वो प्रतिनिधि इन्हीं का बात उस संसद में, यानी कि जो लोकसभा के हो, विधानसभा को, या जहाँ का भी प्रतिनिधि हो, उस संसद में यही जो समाज के लोग हैं इन्हीं का बात रखेंगे। तो इनकी छाया जो सामाजिक विभाजन होगा वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में पड़ना ही है, यानी कि ये कथन सही है। ठीक है, यानी कि यह लागू नहीं होता है। दूसरा है कि लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है। तो ये भी बात सही है, क्योंकि अगर आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आपके पास अगर कोई शिकायत है तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से क्या करते हैं, उस शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपना जो शिकायत है दर्ज करा के ये जाहिर कीजिए कि नहीं, हमको ये समस्या है, ये भी ठीक है। तीसरा है C नंबर की लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये भी सही है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन लाख हो, लेकिन इसको हल कर लिया जाता है। मानकर चलिए कि रोड ही बन रहा है, तो क्या ये होता है क्या कि आपके लिए अलग बनेगा, जो आपसे अलग है उनके लिए अलग बनेगा। एक ही चीज पे सब लोगों का क्या होगा, अधिकार समान रूप से होगा। ठीक है, तो इससे सामाजिक विभाजन भी हल कर लिया जाता है लोकतंत्र में। D नंबर है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। देखिए, क्या हम लोग का देश विखंडित हुआ है क्या? अभी तक विखंडित हुआ है नहीं ना। जब विखंडित नहीं हुआ है तो यह लोकतांत्रिक देश है। ये सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, तो ये गलत है, नहीं ले जाता है। क्या होगा? लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर नहीं ले जाता है। ठीक है, चलिए, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो लागू नहीं होता है तो यही स्टेटमेंट लागू नहीं हो रहा है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए इसमें कुछ कथन दिया है, उस पर विचार करना है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो दे रहा है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। क्या हम लोग देखे हैं कि जब सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराता है तो क्या सामाजिक विभाजन होता है? सामाजिक विभाजन होता है क्या? हाँ, होता है। सामाजिक विभाजन देखने को मिलेगा, लेकिन विखंडन नहीं देखने को आपको मिलेगा। जैसे ये कम्युनिटी हो गया, ये कम्युनिटी हो गया, उसमें देखिएगा विभाजन तो देख लीजिएगा, लेकिन विखंडन होने की घटना आपको नहीं देखने को मिलेगा। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि आपको गांव में कोई और
पहचान से जानता है, शहर में जाते हैं तो कोई और पहचान से जानता है, और राज्य में रहते हैं अपने तो कोई और पहचान से जानता है, देश में जाइएगा तो कोई और पहचान होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम बोले कि नहीं हम फलाना जगह फलाना गांव के निवासी हैं, शहर में जा रहे हैं तो बोलेंगे कि नहीं हम फलाना प्रखंड का है। थोड़ा बड़ा जिला वाला में जाएंगे तो फलाना जिला के हैं, और कहीं जाएंगे राज्य में तो कहेंगे कि मान लीजिए कि कोई और राज्य में जाएंगे तो बोलेंगे कि बिहार से हम आए हैं। कोई देश में जाते हैं दूसरे देश में तो कहेंगे कि हम भारत से आए हैं। तो यानी कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखते हैं, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अब तीसरा देखते, सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में सामाजिक विभाजन होते हैं, इन कथनों में से कौन से कथन सही है? तो क्या ये भारत में ही सामाजिक विभाजन है जी? गरीब अमीर ये सब क्या है? सामाजिक विभाजन ही एक तरह का है। क्या यह भारत में ही देखने को मिलता है? ये तो हर देश में मिलता है देखने को। तो हम कहेंगे कि यह कथन क्या हुआ? गलत हुआ। यानी कि कौन कौन सा सही है? 1 और 2, 1 और 2, 1 2 3, तो ये भी गलत हो गया। 1 और 2 यानी कि यही सही हो गया। हम लोग का सही आंसर 1 और 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित व्यक्तियों में 3 नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? यानी कि जो ये व्यक्ति दिया गया है, ये रंग भेद यानी कि जो गोरा और काला में रंग भेद आप लोग को देखने को मिला है, वो क्या इन लोगों में से कोई था जो उसका विरोध किया था कि नहीं ये सही नहीं है? देखिए, जो पहले देख लीजिए, आपका सही आंसर हो जाएगा जेड गुड्डी। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि जो मार्टिन लूथर है यानी कि किंग मार्टिन लूथर, ये क्या? तो ये देखिए, ये ईसाई धर्म के जो प्रोटेस्टेंटवाद है यानी कि उसके ये समर्थक थे। इन्होंने सुधार आंदोलन चलाया। यह अमेरिका में जो नस्लीय सुधार है के लिए, नस्लीय सुधार के लिए मार्टिन लूथर जाने जाते हैं। यह अमेरिका में जो नस्लीय सुधार हुआ था उसके लिए ये प्रसिद्ध है। यानी कि वहाँ भी जो काला और गोरा का भेदभाव था उस सुधार में इनका योगदान है। गांधी जी के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में भी इसका विरोध किए, इंडिया में भी विरोध किए। ठीक है, ये महात्मा गांधी हो गया। और ये एक हरिजन नाम दिया था। ठीक है, यही सब सुधारों में देखिएगा 1924 में वैकोम सत्याग्रह चलाएंगे, जो हम लोग इतिहास के चौथे चैप्टर में भी देखेंगे। ये छुआछूत का भी विरोध करते हैं। छुआछूत का जो जिक्र है वो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 17 में दिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में भी यह क्या नस्लों के लिए ये विरोध करते हैं, गोरे और काले में जो होते हैं। ठीक है, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस ये अमेरिका के धावक रहते हैं। ये लोग भी जो काले और गोरे जो भेदभाव है, इसमें ये लोग जो ओलंपिक में धावक रहते हुए भी ये लोग भेदभाव देखे हैं। जेड गुडी को पता ही है। देखिए, ये जेड गुडी एक कलाकार था, टीवी कलाकार था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसमें दिया है एक तरफ नाम दिया है देश का, एक तरफ वो कैसा देश है, जैसे कि पाकिस्तान, तो ये एक इस्लामिक देश है, इस्लाम धर्म को मानता है। हिंदुस्तान यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है यानी कि देश है। इंग्लैंड ये प्रोटेस्टेंट के जो है समर्थक है, वो है इंग्लैंड, उसको अपना समर्थन देता है। ठीक है, देखिए ये जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, इनके जो मतलब कि पार्टियां थी इनको समर्थन देने वाली, उसको जानते हैं यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहना चाहते थे। ठीक है, जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं ये ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यही इंग्लैंड के साथ रहना चाहते हैं। और उत्तरी आयरलैंड में हम लोग देखेंगे कैथोलिक लोग, एक प्रोटेस्टेंट थे एक कैथोलिक थे। ठीक है, एक प्रोटेस्टेंट थे और एक कैथोलिक थे।
और ये नीदरलैंड में दोनों लोग रहते थे, ठीक है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों रहते हैं नीदरलैंड में। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या होता है हमारा अभिप्राय, लैंगिक विभाजन क्या होता है ये कह रहा है। तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, क्या ये होता है, क्या जीवों में अंतर जो देखने को मिलता है ये होता है, नहीं होता है, यानी कि ये नहीं होगा। दूसरा है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, हाँ ये सही बात है, ये सही बात है, क्योंकि स्त्रियों और पुरुषों के लिए असमान भूमिका यहाँ दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत इजीली देख लेते हैं हम लोग, विशेष तौर पर देखते हैं जनरली, 100% ये लागू नहीं होता है, लेकिन जनरली आपको देखने को मिलेगा कि नहीं, स्त्री घर में खाना बनाती है तो पुरुष बाहर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्त्री बाहर काम नहीं करती है, लेकिन अधिकांशतः ये देखेंगे कि जिम्मेवारी होता है, कमाने का नहीं बात कर रहे हैं, काम का बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई हैवी वर्क हो गया तो पुरुष लोग उस हैवी वर्क को ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन लोग का जो शारीरिक बनावट होता है वो स्त्री की अपेक्षा मजबूत होता है। इस वजह से उन लोग बाहर वाले काम में मजबूती ज़्यादा होता है, मजबूती दिखाना होता है, तो ये लोग बाहर अपना काम करते हैं। बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात ये भी नहीं है, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना, ये भी ये जो लैंगिक विभाजन है ये बात नहीं करता है, ठीक है, ये सामाजिक विभाजन में आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो जो भारत है इसमें आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा में नहीं है, मंत्रिमंडल में भी नहीं है, विधानसभा में भी नहीं है, हाँ पंचायती राज में है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। आरक्षण को देखें तो हम लोग आर्टिकल 16 में, जो भारत का आर्टिकल 16 यानी कि अनुच्छेद 16 के द्वारा आरक्षण मिलता है, जिसमें धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ये एक सामाजिक स्थिति के आधार पर विभेद किया जाता है। सामाजिक, आप लोग जानते हैं कि जब मैं इस जात का हूं तो आरक्षण मिलता है, वैसा नहीं होता है। आपकी सामाजिक स्थिति औसतन क्या है उसके आधार पे आपको रिजर्वेशन दिया जाता है। लेकिन देखिए सामाजिक स्थिति को देखते हुए क्या आरक्षण की व्यवस्था राज्य और केंद्र कर सकते हैं, ठीक है। और यही जो पंचायती राज व्यवस्था है ये बिहार में आप देखिएगा तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। महिलाओं को 50% आरक्षण 2006 के अधिनियम के द्वारा दिया गया है। आर्टिकल 330 के तहत, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में, ये जो लोकसभा देख रहे हैं इसमें एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाता है। एससी और एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आर्टिकल 330 के तहत आरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल 332 में देखिएगा आप लोग, 332 यानी कि अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभा में एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाता है इसके तहत। पुनः देखिएगा आर्टिकल 15(3) इसके तहत महिलाओं के पक्ष में बोला गया है कि सुरक्षात्मक विभेद की अनुमति है। सरकारी नौकरी में भी महिलाओं को कितना, बिहार सरकार ने 35% आरक्षण दिया है। पंचायत में आप लोग देखे हैं कि 50% का आरक्षण है, ठीक है। फिर से ये जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है इसमें भी महिलाओं को 50% का आरक्षण है, महिलाओं को 50% का आरक्षण है। पंचायत से जुड़े प्रावधान जो है आप देखिएगा आर्टिकल 243 में दिया गया है, ठीक है। 243 में पंचायत से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें, यानी कि विचार करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, क्या ये सही है? तो जी हाँ, मतलब ये
सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? हाँ, ये इसी पे सांप्रदायिक राजनीति का मतलब क्या, जो आप धार्मिक देखते हैं कि नहीं, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये ईसाई, ये सिख, ऐसे रहता है, इस पे एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इसी के को आधार मान के यहाँ लोग राजनीति करते हैं। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। सही बात है, विभिन्न धर्मों के समान नागरिक के रूप में लोग खुश रहते हैं। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक ही समुदाय बनाते हैं, ये सही बात है। ठीक है, इसके आधार पर मैंने विभेद नहीं किया जाता है। एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ये भी बात ठीक है। तो यानी कि किस आधार पे करते हैं, तो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इस आधार पर सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है। ये सब कोई आधार नहीं है। कोई कहेगा कि एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय है, ये सांप्रदायिक राजनीति हुआ ही नहीं, ये तो एक धर्म का बात हो गया। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, गलत देखना है, गलत देखना है कि कौन सा गलत है। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ठीक है, सही बात है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। जब धर्मनिरपेक्ष हो गया यानी कि हमारा कोई धर्म नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, बात सही है। आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, भारत में कोई समस्या नहीं है। और भारतीय संविधान में ये लिखा गया है, इन्हें आप अपने अनुसार अपने धर्म को मान सकते हैं। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, हाँ ये भी बात सही है। ठीक है, तो यानी कि इसमें गलत कौन सा हो गया? तो आपका गलत ये बी नंबर हो गया कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। अभी हम लोग बात किए कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या, हम किसी भी धर्म को नहीं मानते, हमारे लिए सभी धर्म क्या है? समान है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब वही होता है कि सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्म हमारे लिए समान है। धर्म से रहित, धार्मिक श्रेष्ठता, ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो जो भारतीय संविधान है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन सा कथन सही है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक है, और अगला है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, आप अपने अनुसार अपने धर्म का आचरण कर सकते हैं, आपके मूल अधिकार में भी दिया गया है। महिलाओं को मतदान का अधिकार का अभाव है, महिलाओं को भी मतदान का अधिकार है, भारत में महिला लोग वोट देती है ना, यही बात हुआ। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा सही। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 नंबर के, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। देखिए, जो अभी हम लोग पीछे भी देखे कि सांप्रदायिक जो राजनीति होती है वो किसके आधार पर होती है? तो वो धर्मों पर जो धर्मों को आधार मानकर राजनीति किया जाए कि नहीं, हम हिंदू है तो हिंदू का पक्ष लेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम के बारे में बात करेंगे, इसी को सांप्रदायिक राजनीति हम लोग कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप देखिएगा कि आर्टिकल 25 में दिया गया है। आर्टिकल 25 में क्या दिया गया है कि सभी को अपने धर्म मानने का अधिकार है। वही 26 में देखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक? देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का बात हम लोग का मूल अधिकार में है, आपका एक अधिकार है इसके बारे में। धार्मिक स्वतंत्रता जो है देखिएगा 25 से लगा के 28 तक दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 में बताया है कि आपको सभी को अपने धर्म मानने का अधिकार है। आर्टिकल 26 में धर्म से जुड़े कार्यों का प्रबंधन आप कर सकते हैं अपने अनुसार। 27 में है कि राज्य किसी खास धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, यानी कि किसी खास धर्म के लिए कोई फंडिंग वगैरह राज्य सरकार नहीं करेगा या कोई काम नहीं वैसा करेगा। आर्टिकल 28 में दिया कि धार्मिक शिक्षा के, यानी कि आप अपने अनुसार संस्था बनाकर धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो ये लिच्छवी गणतंत्र बिहार में है। यही जो आप लोग देखिएगा कि वैशाली है, वैशाली
इसी में लिच्छवी गणराज्य है। गंगा नदी के उत्तर में यह गणराज्य स्थित था। लिच्छवी गणराज्य ये गणतंत्र के लिए प्रसिद्ध है। लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी इस क्षेत्र की जनजाति थी। ठीक है, लिच्छवी जो है, जो आप देखिएगा वैशाली वाली गंगा का उत्तरी साइड में, वहीं की एक जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसका कथन है? तो देखिए, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ये हम लोग को महात्मा गांधी बोलते हैं। कौन? महात्मा गांधी बताते हैं कि धर्म से राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता है। यानी कि आपका आंसर ये होगा, कोई भी सरकार बिना धर्म के नहीं चल सकती है। एक बात और भी समझ लीजिए, किसी न कोई सरकार का कोई ना कोई धर्म होता है, धर्म से कोई वो नहीं है। हाँ, पंथ निरपेक्ष है, वो दिया गया है आपके। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में कोई खास अंतर है नहीं, लेकिन समान ही माना जाता है, कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष क्या पंथ निरपेक्ष भारत का प्रस्तावना में दिया गया है। जो धर्म निरपेक्ष है, यह वर्ड आपको भारत के प्रस्तावना में देखने को मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। तो जो कृषि कार्य है, इसके बारे में हम लोग देख ले तो महिलाओं को 40% की भागीदारी है। 40% की महिलाओं की भागीदारी कृषि कार्य में है। देखिए, कुल जो पुरुष काम करने वाले हैं, उसमें 53% कृषि में लगे हैं। कितना? 53% पुरुष कृषि में है। ठीक है, पहले देखिए, पुरुष कामगारों में 53% कृषि में है। कुल कामगारों में 75% महिलाएं क्या है? कृषि से जुड़ी है। महिला कोई काम कर रही है, अगर 100 महिलाएं काम कर रही है, उसमें से 75% महिला कृषि से जुड़ी हुई है, 25% अन्य किसी काम में है। ठीक है, ग्रामीण महिला कामगारों में 85%, गाँवों में आपको देखने को मिलेगा 85% महिला कृषि से जुड़ी है, यानी कि कृषि का कार्य करती है। कुल महिला में 75% कृषि से जुड़ी है, जबकि कृषि कार्य में महिला की भागीदारी कितनी है? पुरुषों में और महिलाओं में पुरुष 60% हो तो महिला 40% है। ठीक है, अगर अब देखिए थोड़ा महिला के बारे में उन लोग का अधिकार भी देख लेते हैं। इन लोग का वोटिंग का जो अधिकार है ना, सर्वप्रथम महिला को, ये 1918 में सबसे पहले इंग्लैंड में दिया गया। याद रखिएगा इस बात को, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि वोटिंग का अधिकार कब दिया गया था। तो 1918 में इंग्लैंड सबसे पहले वोटिंग का अधिकार देने वाला है। हम लोग के लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 14% है। 14% है, 14% हो गई है लोकसभा में। हमारे जो महिला है लोकसभा में, उसमें से 90% स्नातक है, यानी कि ग्रेजुएशन की हुई है, स्नातक की हुई है, 90% महिला। विक्टर ह्यूगो ने बताया कि पुरुष के पास दृष्टि होती है तो महिलाओं के पास अंतर्दृष्टि होती है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विक्टर ह्यूगेन। ठीक है, वो बताते हैं कि पुरुष के पास दृष्टि होती है, लेकिन महिलाओं के पास अंतर्दृष्टि होती है, वो दूर तक किसी भी समस्या को देख सकती है, ये बताए थे। अब भारत में देख ले हम लोग, तो महिला साक्षरता का जो दर है वो कितना है? तो 65.46% है। 65.46% है। तो वही पुरुष का जो साक्षरता दर है वो कितना है? तो 82.14% है। ठीक है, और पूरे भारत का साक्षरता दर कितना है जी? 74.04% है भारत का साक्षरता दर। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए, अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जो कि चाणक्य रहते हैं, यानी कि कौटिल्य जिनका नाम है, वो इस पुस्तक को लिखते हैं। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? एक कौटिल्य भी था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे ये कौटिल्य, और प्रधानमंत्री भी थे। यह तक्षशिला विश्वविद्यालय में कौटिल्य क्या थे? एक अध्यापक थे, यानी कि शिक्षक थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। जो आपको एनक्रुमा है वो कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो ये घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे। एनक्रुमा प्रथम राष्ट्राध्यक्ष और प्रथम प्रधानमंत्री थे। घाना के प्रथम राष्ट्र का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रहते हैं एनक्रुमा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया।
बहुमत का गठन ब्रुसेल्स में कौन करता है? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो ब्रुसेल्स है, यहाँ पे आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा डच लोग रहते हैं। ब्रुसेल्स डच भाषी समुदाय है। क्या है? डच भाषी समुदाय है, यहाँ डच लोग ज़्यादा रहते हैं। मैक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध का जो आधार था वो नस्ल आधारित था। मैक्सिको का जो ओलंपिक था उसमें विरोध का आधारित क्या था? नस्लों पर आधारित था। बेल्जियम जो आप लोग देखिएगा, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? यही भाषा था। बेल्जियम में आप देखिएगा यही सामाजिक विभाजन का आधार क्या होगा? भाषा होगा। याद रखिएगा आप लोग। बेल्जियम के 59% यानी कि 59% जो हिस्सा है वो फ्लेमिश इलाके में रहते थे। फ्लेमिश इलाके में रहते थे जो क्या? फ्रेंच जो इलाके में रहते थे, सॉरी ये फ्रेंच नहीं, ये डच बोलते थे। जो डच भाषा है ये बोलते थे। ठीक है, और 40% लोग जो है वो बेलोनिया क्षेत्र में रहते थे। ये लोग फ्रेंच बोलते थे। ये लोग बेलोनिया क्षेत्र में जो रह रहे हैं वो फ्रेंच बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। तो जो सरकार के उच्च एवं निम्न माने स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन हो उसको आप लोग देखिएगा ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। यानी कि उच्च स्तर पे और निम्न स्तर पे जो वितरण हो रहा है उसको ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल वितरण कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार करते हैं? यानी कि जो प्रजा का शासन है उसको कौन था जिसने स्वीकार नहीं किया ना, अस्वीकार कर दिया था? तो जो राजा ज्ञानेंद्र है ये नेपाल के राजा रहते हैं और इन्होंने ही प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से क्या किया था? इनकार करते हैं। इनका मानना था कि राजतंत्र ही सबसे अच्छा है। नेपाल की राजधानी कहाँ है जी? काठमांडू। ठीक है, वहाँ का भी मुद्रा क्या है? रुपया है। मुद्रा क्या है? रुपया ही चलता है वहाँ भी। हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो जो समकालीन विश्व है इसमें सबसे लोकप्रिय आज के जो है वो लोकतंत्र है, क्योंकि लोगों का शासन जो है लगभग पूरे देश में, कुछ छोड़ दीजिए राजतंत्र भी अभी भी है वहाँ, कुछ छोड़ दीजिए तो उसके बाद हर देश में देखिएगा तो लगभग लोकतंत्र ही है। इस व्यवस्था में क्या होता है लोकतंत्र में कि लोग ही केंद्र में होते हैं और लोग के अनुसार शासन किया जाता है। लोगों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, उनकी इच्छा ही सर्वोपरि होती है। लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। लोग अपना प्रतिनिधि चुनकर और भेजते हैं, प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं और वही प्रतिनिधि इनके लिए शासन व्यवस्था में प्रश्न या जो भी व्यवस्था है उसके लिए मांग करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये हम लोग जानते ही हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है जी? लोगों का शासन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो हम लोग देखे हैं कि सामाजिक विभाजन का आधार हम लोग देखे कहाँ पे? देखे कि बेल्जियम जो है, अभी देखे हम लोग बेल्जियम में जो है वहाँ क्या सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? यही भाषा ही था। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। बेल्जियम में देखिएगा कि 59% लोग जो है कहाँ रहते थे? फ्लेमिश में रहते थे। फ्लेमिश में क्षेत्र में रहते थे जो कि डच बोलते थे, डच भाषा को चुने थे। वहीं लगभग 40% लोग कहाँ रहते थे? तो बेलोनिया में रहते थे। बेलोनिया, ये लोग क्या बोलते थे? ये लोग फ्रेंच बोलते थे और इसी के आधार पर ये लोग में विभाजन, सामाजिक विभाजन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जनमत पर आधारित शासन है। तो जनमत यानी कि जो जन यानी कि लोगों का जो मत है उस पर आधारित शासन कौन सा होता है? तो ये लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र क्या होता है? लोगों के वोट के यानी कि जनमत जो होता है, वोट दे रहे हैं उसी को जनमत कहेंगे। उसी के आधार पे लोकतंत्र खड़ा है, यानी कि लोगों का ही शासन होता है उसमें। अगला क्वेश्चन हम लोग अच्छा राजतंत्र क्या होता है? इसमें दर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या उनके जैसे उनके बच्चे बन गए, उनके भतीजे बन गए, माने उसी वंश से लोग बनते जाएंगे। वहाँ चुनाव नहीं होगा, चाहे आप अयोग्य क्यों ना हो। इतिहास में हम लोग को देखने को मिलता भी है कि कितने अयोग्य शासक आए
और राजा बने और राज्य को तहस नहस कर दिए। तानाशाही क्या होता है जी? अपने मनमानी से शासन करना, मनमानी चलाना, वहाँ तानाशाही उसको बोलते हैं। चलिए 23 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि समदलीय गठबंधन कहाँ बना। जो समदलीय गठबंधन है वो कहाँ बना? समदलीय गठबंधन का मतलब क्या होता है? तो ये समदलीय गठबंधन आपको नेपाल में देखने को मिला, एक ही दल, ठीक है। समदलीय का मतलब समान दल वाले ही केवल होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत में क्या है? बहुदलीय है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। जैसे देखिएगा पाकिस्तान में भी बहुदलीय है, म्यांमार में भी बहुदलीय है, यानी कि आपका आंसर नेपाल हो जाएगा, क्योंकि भारत में कई पार्टियां है, कई दल है। पाकिस्तान में भी कई दल है, म्यांमार में भी कई दल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है। बेहतर किस गुण के कारण माना जाता है जी? क्योंकि देखिए पहली बात तो ये कि यहाँ जनता, लोकतंत्र है तो जनता भाग लेती है शासन व्यवस्था में, और ये जनता के बीच समानता देखने को मिलता है। समानता और स्वतंत्रता का पोषक है जो लोकतंत्र है, ये समानता। देखिए जैसे लोकतंत्र में क्या होता है, आप कहीं कंप्लेन, मान लीजिए आप कोई मर्डर कर दिए, दो लोग मर्डर किए, ठीक है, तो क्या ऐसा होगा कि एक आदमी को छोड़ दिया जाए, एक आदमी को सजा दे दिया जाए? नहीं होता है, उनके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। स्वतंत्रता का पोषक का मतलब हो गया कि आप कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं, गाली नहीं। ऐसा ना हो कि बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को गाली दे दें, ठीक है। यही समानता का अधिकार आप देखिएगा आर्टिकल 14 से लगा के, अनुच्छेद 14 से लगा 18 तक समानता का अधिकार है। इसी 14 में समानता की बात करता है, ठीक है। और स्वतंत्रता का अधिकार देखिएगा तो ये 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 19 में यही बोलने की स्वतंत्रता जो है आपको मिली हुई है, ठीक है। कई पार्टियां अलग अलग विचार होते हैं, यानी कि जो, अच्छा जनमत क्या मतलब? वही लोकतंत्र होता है, लोगों का शासन, जो वोटिंग होता है उसी को जनमत बोलते हैं, ठीक है। मतभेद में सामंजस्य, मतभेद बहुत होते हैं, यहाँ का पार्टियां इतनी है कि इन लोग का मतभेद रहता है, लेकिन उसमें भी सामंजस्य बनाकर एक ही काम पे, लोकसभा में क्या होता है, वहीं सभी लोग इकट्ठा होते हैं, आप जिनको जिता के भेजते हैं, आपके प्रतिनिधि लोकसभा में इकट्ठा होकर, राज्यसभा में इकट्ठा होकर, वो लोग आप ही के बात करते हैं और एक ही सहमति बन भी जाती है लगभग, तभी कोई काम होता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।